बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट के दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज जो हैं कौन सी कंडीशंस में बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज, वो कोहेरेंट सोर्सेज यानी बारब्त सोर्सेज के तौर पर बिहेव करेंगे। बच्चों, दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज के तौर पर बिहेव करते हैं, उसके लिए सिर्फ दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, दोनों मोनोक्रोमेटिक हों, यानी दोनों से निकलने वाली वेव्स जो हैं वो मोनोक्रोमेटिक सेम वेवलेंथ की हों। और दूसरी बात ये है कि दे मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनका फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक हैं, दोनों से सिंगल सेम वेवलेंथ की लाइट मिल रही है येलो कलर की, और दोनों का फेज भी सेम है। इसका क्रस्ट है तो इसका भी क्रस्ट है, इसका ट्रफ है तो इसका भी ट्रफ है, तो इनका जीरो फेज डिफरेंस है। अगर इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट होता तो फिर 180 का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो सेम है, तो वो फेज जो एक दफ़ा डेवलप हो जाएगा वही चलेगा। तो ऐसे सोर्सेज ही कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। तो आंसर ये होगा कि टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज, के दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज के तौर पर बिहेव करते हैं अंडर फॉलोइंग कंडीशन, इन कंडीशंस में। नंबर वन, पहली कंडीशन है कि सोर्सेज मस्ट इट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, के सोर्सेज से जो वेव्स एमिट हों दोनों सोर्सेज से वो सेम वेवलेंथ की हों, यानी दोनों मोनोक्रोमेटिक हों। और दूसरी बात ये कि सोर्सेज मस्ट एमिट वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कि सोर्सेज ऐसी वेव्स एमिट करें हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनका फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो, जैसे इन दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है। तो ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज के तौर पर बिहेव करेंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के दरमियान का जो फासला है अफेक्टेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, वो स्लिट्स के दरमियान के फासले से कैसे मुतासर होता है। यानी फ्रिंजेस के दरमियान का जो फासला है वो स्लिट्स के दरमियान के फासले से कैसे इफेक्ट होगा यंग्स एक्सपेरिमेंट में। कैन फ्रिंजेस डिसअपीयर, क्या फ्रिंजेस डिसअपीयर हो सकती हैं। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, के इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के दरमियान का फासला एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, और स्लिट्स के दरमियान के जो फासला है इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो बच्चों, फ्रिंजेस के दरमियान फासला जिसको फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं, और स्लिट सेपरेशन जो है, इनका जो रिलेशन होता है फ्रिंज स्पेसिंग का, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लास्ट फार्मूला है कि डेल्टा वाई इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। ये फ्रिंजेस के दरमियान, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के दरमियान का फासला है जिसको फ्रिंज स्पेसिंग भी कहते हैं। और ये जो डी है ना, ये स्लिट्स के दरमियान का फासला है। एल स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का फासला होता है, और लैम्डा जो वेवलेंथ है। बहरहाल हमें जो इसमें रिक्वायर्ड है ना, वो फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के दरमियान का फासला डेल्टा वाई और स्लिट्स के दरमियान का फासला डी, इनके दरमियान का रिलेशन चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इससे तो साफ जाहिर है कि अगर आप स्लिट्स के दरमियान का फासला यानी डी बढ़ाएंगे तो फ्रिंजेस के दरमियान का फासला कम होगा, और अगर डी को कम करेंगे तो फ्रिंजेस के दरमियान का फासला ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिंजेस के दरमियान का फासला, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के दरमियान का फासला और स्लिट्स के दरमियान का फासला एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी ये भी पूछा गया है कि कैन फ्रिंजेस डिसअपीयर, का फ्रिंजेस डिसअपीयर हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आप डी को बढ़ाते जाएंगे यानी स्लिट्स के दरमियान के फासले को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिंजेस के दरमियान का फासला कम हो जाएगा, और सर्टन वैल्यू ऑफ डी के लिए, डी की खास वैल्यू के लिए फ्रिंजेस एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगी कि वो डिसअपीयर हो जाएंगी। तो आंसर लिखेंगे कि एज फ्रिंज स्पेसिंग इज गिवन वाई डेल्टा वाई इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लास्ट फार्मूला है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि फ्रिंजेस के दरमियान का फासला स्लिट्स के दरमियान का फासला एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन डेल्टा वाई तो हमें पता चल गया कि फ्रिंज स्पेसिंग जो है, डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के। तो बस अगर हम इफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड, अगर आप स्लिट्स के दरमियान के फासले को यानी डी को बढ़ाएंगे तो जो फ्रिंजेस के दरमियान का फासला है ना, डिस्टेंस बिटवीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस डेल्टा वाई, तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस जो है वो इज डिक्रीज, वो कम होता जाएगा, यानी डी को बढ़ाते जाओ तो डेल्टा भी कम होता जाएगा। बाकी इसका आंसर के डिसअपीयर होंगी तो बिल्कुल हो जाएंगी। फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ डी, डी की खास वैल्यू के लिए फ्रिंजेस विल बी सो क्लोज, फ्रिंजेस एक दूसरे के इतना करीब आ जाएंगे क्योंकि आप डी बढ़ाते जाएंगे, फ्रिंजेस के मान का फासला डेल्टा वाई कम होता जाएगा, वो इतना एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, दे डिसअपीयर, वो गायब हो जाएंगी, और सारी फ्रिंजेस मिलकर प्रोड्यूस अ जनरल इल्यूमिनेशन, एक आम इल्यूमिनेशन यानी एक आम सी रोशनी पैदा कर देंगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, क्या विजिबल लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बना सकती है।
एक्सप्लेन करें। तो बच्चों विजिबल लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाती है जो हमें सोप बबल्स में या ऑयल फिल्म फ्लोटिंग ओवर द वाटर सरफेस, जो हमने टॉपिक्स भी पढ़े हुए हैं, उनमें जो हमें नजर आती है वो इंटरफेरेंस जो है विजिबल लाइट की इंटरफेरेंस बनती है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वो विजिबल लाइट की ही होती हैं। तो आंसर भी ये लिखा जाएगा कि यस, विजिबल लाइट कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। विजिबल लाइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाती है, लेकिन सिर्फ ये होगा कि जो विजिबल लाइट है, चूंकि वो व्हाइट लाइट होती है, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है। सो ईच वेवलेंथ विल प्रोड्यूस इट्स ओन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो हर वेवलेंथ अपनी अपनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाती है। तो इस तरह जो हमें फ्रिंज पैटर्न मिलता है ना, तो दीज पैटर्न्स ओवरलैप, जो उनके फ्रिंज पैटर्न होते हैं यानी डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो ओवरलैप करते हैं एंड गिव राइज टू द डिफ्यूज्ड कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमें डिफ्यूज्ड कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है, जो आप लोगों ने सोप बबल्स में भी देखा हुआ है, और थिन फिल्म ऑयल फ्लोटिंग ओवर द वाटर सरफेस जो है उसमें भी देखा हुआ है। तो इस तरह से वो कलर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हो, तो हमें विजिबल लाइट की इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल तो जाती हैं, लेकिन वो डिफ्यूज्ड कलर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है जी कि 9.4, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर, अदर विद रेड फिल्टर। कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट को ब्लू और दूसरे को रेड फिल्टर से कवर किया, तो व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे लाइट इंटेंसिटी का पैटर्न क्या होगा। यंग्स एक्सपेरिमेंट में बच्चों अगर एक स्लिट को आपने ब्लू से और दूसरे को रेड से कवर किया, तो हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है। ब्लू की वेवलेंथ शॉर्टर होती है और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है। तो चूंकि ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो लिहाजा इंटरफेरेंस तो नहीं मिलेगी, फेज कोहेरेंस भी इनमें नहीं होगी, लेकिन इन दोनों कलर्स का हमें मिक्सचर मिल जाएगा, लाइट का मिक्सचर मिलेगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट इंटेंसिटी का। सो आंसर ये है जी कि सिंस ब्लू लाइट एंड रेड लाइट आर नॉट मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि दोनों मोनोक्रोमेटिक नहीं है, सिंगल वेवलेंथ की नहीं है, ब्लू की शॉर्टर वेवलेंथ है, रेड की लॉन्गर वेवलेंथ है। आल्सो नॉट बीइंग इन कोहेरेंस, और आपस में कोहेरेंस भी नहीं है, यानी इनका फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। हैंस नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड, तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न तो हमें नजर नहीं आएगा कि ब्लू लाइट रेड लाइट आपस में इंटरफेयर करें, तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो नजर नहीं आएगा। बट वी गेट अ मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स ऑन दी स्क्रीन, लेकिन हमें स्क्रीन पर दोनों कलर्स का एक मिक्सचर नजर आएगा विद कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है जी कि एक्सप्लेन वेदर द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग द इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट। देखिए यंग्स एक्सपेरिमेंट बेसिकली तो थॉमस यंग ने इसको लाइट की इंटरफेरेंस के लिए ही परफॉर्म किया था, लेकिन उसमें डायफ्रैक्शन भी होती है। चूंकि ये टॉपिक का डिटेल लेक्चर हो चुका है, उसमें आपको बताया हुआ है कि जब लाइट स्लिट्स में से गुजरती है, S1 S2 दोनों स्लिट्स में से गुजरती है, तो वो लाइट डायफ्रैक्ट भी करती है। तो डायफ्रैक्शन तो उसमें स्टडी की जा सकती है, लेकिन हम बेसिकली उसमें इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस एक मेन फिनोमेना है, एक अपर हैंड है इंटरफेरेंस को डायफ्रैक्शन के ऊपर। तो डायफ्रैक्शन के लिए हम और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन यंग्स एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोग उसमें इंटरफेरेंस ही स्टडी करेंगे, लेकिन डायफ्रैक्शन उसमें हो जरूर रही होती है। तो आंसर भी यही लिखा जाएगा कि यंग्स एक्सपेरिमेंट वाज बेसिकली यूज्ड टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कि यंग्स एक्सपेरिमेंट बेसिकली तो इसलिए किया गया था कि हम लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करें, लेकिन बट डायफ्रैक्शन आल्सो टेक प्लेस इन दिस एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में डायफ्रैक्शन भी होती है। उसकी मेन फिगर के अंदर ही आप लोगों ने देखा होगा कि व्हेन लाइट पास थ्रू दी स्लिट्स, जब लाइट स्लिट्स में से गुजरती है, S1 S2 दोनों स्लिट्स में से गुजरती हैं, जैसे कि आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक फिगर दिखाई है, तो उन स्लिट्स में से गुजरते हुए लाइट जो है ना बैंड्स अराउंड दी स्लिट्स, स्लिट्स के गिर्द बैंड्स करती है, और ये डायफ्रैक्शन होती है, मतलब उसमें डायफ्रैक्शन भी हो रही होती है। ऑन दीज डायफ्रैक्टेड रेज सुपरपोज ईच अदर, और यही डायफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती हैं एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द लाइट, और लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न भी बना देती हैं। यानी स्लिट्स में से गुजरते हुए लाइट डायफ्रैक्ट करती है, और वो डायफ्रैक्टेड रेज ही सुपरपोज होकर इंटरफेरेंस भी करती है। लेकिन डायफ्रैक्शन यानी उसमें हो तो रही होती है, लेकिन हम जो उसमें स्टडी करते हैं ना वो इंटरफेरेंस ही है, क्योंकि बट वी ओनली स्टडी द इंटरफेरेंस इफेक्ट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट एज इंटरफेरेंस फिनोमेना एज एन अपर हैंड ओवर द डायफ्रैक्शन फिनोमेना। यानी ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग ज्यादा यूज इसलिए करते हैं कि उसमें इंटरफेरेंस की स्टडी की जाए। डायफ्रैक्शन के लिए हम और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट एंड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उनसे डायफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। लेकिन ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसमें डायफ्रैक्शन हो रही होती है, लेकिन मेनली हम लोग इसमें स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर द वेट फुटपाथ, कि ऑयल फिल्म है वेट फुटपाथ पे फैली हुई है, शोज कलर, उसमें कलर्स नजर आते हैं, एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन, ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। ये है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, कंप्लीट टॉपिक है, उसमें डिटेल के साथ बताया हुआ है।
लेकिन शॉर्ट में बताएंगे। जैसे कि उस टॉपिक में हमने बताया था कि जब लाइट इंसिडेंट करती है ऑयल फिल्म यानी किसी भी थिन फिल्म के ऊपर, तो इट जो ऑयल फिल्म होगी ना, इट बिहेव्स एज अ थिन फिल्म, वो थिन फिल्म के तौर पर बिहेव करेगा। एंड द रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू ऑपोजिट सर्फेसेस, और रेज दो ऑपोजिट सर्फेस से जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी ऑयल फिल्म की अपर साइड से और ऑयल फिल्म की लोअर साइड से रिफ्लेक्ट करती हैं। अब ये दो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो कोहेरेंट होती हैं, सुपरपोज होती हैं, प्रोड्यूस डिफ्यूज्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें हासिल हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी पूरी डिटेल उस टॉपिक में मौजूद है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में। तो जब लाइट इंसिडेंट करेगी ऑयल फिल्म के ऊपर, तो ऑयल फिल्म थिन फिल्म के तौर पर बिहेव करेगी। लाइट रिफ्लेक्ट होगी दो ऑपोजिट सर्फेसेस से, यानी ऑयल फिल्म की अपर और लोअर साइड से। और अगर इसको डिटेल में देखना तो उस टॉपिक को कंप्लीटली स्टडी करें तो उसमें ये सारी डिटेल मौजूद है। दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी जो अपर और लोअर साइड से रिफ्लेक्ट होंगी वो कोहेरेंट होंगी, प्रोड्यूस करेंगी डिफ्यूज्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो और सर्टन पॉइंट पर जैसा कि उस टॉपिक में हमने बताया था कि हमें सारे कलर नजर आते हैं सिवाय उस कलर के जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बाकी सारे कलर जो हैं वो उस थिन फिल्म के अंदर हमें नजर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट बच्चों 9.7 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से कि कुड यू ऑब्टेन द न्यूट्रॉन रिंग विद ट्रांसमिटेड लाइट, क्या आपको न्यूट्रॉन रिंग ट्रांसमिटेड लाइट में मिल सकते हैं? इफ यस, अगर ऐसा है तो वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्टेन्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट? न्यूट्रॉन रिंग्स के टॉपिक के एंड में मैंने ये बात बताई हुई है कि हम न्यूट्रॉन रिंग्स जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट से भी हासिल कर सकते हैं और न्यूट्रॉन रिंग्स जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट से भी। अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट यूज करते हैं तो हमारा जो फेज डिफरेंस होता है ना वो 180 डिग्री यानी λ/2 का होता है। तो जो सेंटर में, क्योंकि रेज रेयर से डेंसर की तरफ जाती हैं, जब रेयर से डेंसर में जाएंगी तो फेज डिफरेंस λ/2 का आएगा, यानी क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, तो सेंट्रल स्पॉट हमारा डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसमिटेड लाइट इस्तेमाल की, यानी ये लाइट इधर से ट्रांसमिट होगी, तो जाहिर है कि ये जो हमारी ग्रीन वन बीम नजर आती है यही जो है माइक्रोस्कोप में इंटर होगी, तो ट्रांसमिटेड लाइट में कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। जब फेज डिफरेंस नहीं आएगा तो सेंट्रल स्पॉट पे डार्क होने के बजाय ब्राइट हो जाएगा, यानी ये सारी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं रिप्लेस कर दी एक दूसरे को, यानी ब्राइट की जगह डार्क और डार्क की जगह ब्राइट आ जाएगा। सो बच्चों आंसर यही होगा, यस न्यूटन्स रिंग्स कैन बी ऑब्जर्व विद द ट्रांसमिटेड लाइट। हम न्यूटन रिंग जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट से भी हासिल कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट के हैं, और ट्रांसमिटेड लाइट से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसमिटेड लाइट यूज की तो देयर इज नो फेज चेंज इन दिस केस, इस केस में कोई फेज चेंज नहीं होगा। और अगर फेज चेंज ना हो, क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट तो जाहिर है इसमें से सीधी ट्रांसमिट होगी, इधर वाली इधर से ट्रांसमिट हो जाएगी, तो कोई फेज चेंज नहीं होगा। अगर फेज चेंज ना हुआ सो ब्राइट फ्रिंजेस कैन बी रिप्लेस बाय डार्क फ्रिंजेस एंड वाइस वर्सा, तो ब्राइट की जगह डार्क फ्रिंजेस आ जाएंगी, यानी जहां जहां ब्राइट है वहां डार्क, और डार्क की जगह ब्राइट आ जाएंगी। तो और इस तरह से अगर ब्राइट की जगह डार्क आएंगे तो सेंट्रल भी डार्क नहीं रहेगा बल्कि ब्राइट हो जाएगा। तो सेंट्रल पॉइंट जो होगा विल नॉट बी डार्क बट ब्राइट, वो ब्राइट हो जाएगा ट्रांसमिटेड लाइट के केस में। नेक्स्ट 9.8 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड विद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम हासिल हुआ है। थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ अ वेवलेंथ, थर्ड ऑर्डर इमेज है वेवलेंथ का, कॉन्साइड कर गया है फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ सेकंड वेवलेंथ। थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ कॉन्साइड विद फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ सेकंड वेवलेंथ। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ, दोनों वेवलेंथ की रेशियो कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो हमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा, अब हमें फर्स्ट ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इमेज, थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ जो है उसको कंसाइड करवाना है फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ सेकंड वेवलेंथ। तो पहले हम लेते हैं थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ, जो कि फार्मूला है ना डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब इसमें हमें सबका पता होना चाहिए डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा तो एंगल है, एन ऑर्डर होता है और लैम्डा वेवलेंथ होती है। अगर थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ लेना है तो ये फार्मूला बनेगा डी साइन थीटा, एन की जगह थर्ड ऑर्डर एन थर्ड, यानी एन ऑर्डर ही होता है, इसकी जगह 3 लिखेंगे और लैम्डा 1 कर देंगे। तो डी साइन थीटा तो पार्ट डिफरेंस होगा, तो हम फर्स्ट वेवलेंथ का जो थर्ड ऑर्डर इमेज होगा उसको यूं लिखेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1, यानी थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ। ये डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस होता है, जो इस टॉपिक में बताया जाता है कि डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस है। अच्छा, अगर डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस है तो थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ यानी n3 लैम्डा 1, एन ऑर्डर है ना तो फर्स्ट वेवलेंथ लैम्डा 1 लिख देंगे, तो थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ वो हो गया डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा 1। अब सेकंड वेवलेंथ का फोर्थ ऑर्डर इमेज लेना है, तो अब डी साइन थीटा अब ऑर्डर 4 कर दें और लैम्डा सेकंड वेवलेंथ लैम्डा 2 कर दें, तो ये फोर्थ ऑर्डर इमेज हो गया सेकंड वेवलेंथ का, तो डी साइन थीटा हो गया 4 लैम्डा 2। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 में थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ, और सेकंड इक्वेशन में फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ सेकंड वेवलेंथ हो गया।
अब चूंकि बताया गया है कि ये जो थर्ड ऑर्डर इमेज है फर्स्ट वेवलेंथ का वो कॉन्साइड कर गया, मिल गया है फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ सेकंड वेवलेंथ के साथ, तो इसका मतलब इनके पार्ट डिफरेंस तो इक्वलाइज करने होंगे, यानी कि थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ को सेकंड फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ सेकंड वेवलेंथ के साथ कॉन्साइड करवाएं, यानी इनके डी साइन थीटा इक्वलाइज करें। अगर हम इनके डी साइन थीटा यानी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वलाइज करेंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वलाइज करेंगे। तो कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो डी साइन थीटा तो बराबर होंगे, तो 3 लैम्डा 1 को 4 लैम्डा 2 के इक्वल कर लें, तो लैम्डा 1 है लैम्डा 2 ओवर में आ जाएगा, लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 हो जाएगा, और इधर 4:3 यानी 4 ओवर 3 होगा, तो 4:3 हमारे पास आंसर होगा। यानी अगर थर्ड ऑर्डर इमेज फर्स्ट वेवलेंथ के सेकंड ऑर्डर इमेज ऑफ फोर्थ ऑर्डर इमेज ऑफ सेकंड वेवलेंथ के साथ कोइंसाइड कर गया, तो हमारे पास जो रेशियो होगी दोनों वेवलेंथ की वो 4:3 होगी। जी, तो 9.9 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा, कि आप ज्यादा ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा कैसे हासिल कर सकते हैं यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को इस्तेमाल करते हुए। अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा हासिल करने हैं तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन पे गौर करें कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है, इसमें डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा एंगल है, एन जो है ना हमारे पास ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो साफ जाहिर है कि अगर आपको ज्यादा ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा हासिल करने हैं तो पहले तो एन को अलग करें ना, लैम्डा ओवर में ले जाए तो डी साइन थीटा ओवर लैम्डा हो जाए। अब ज्यादा ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा के लिए आपको ये न्यूमिनेटर्स में सारे तो बढ़ाने पड़ेंगे और डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा, यानी डी बढ़ाना पड़ेगा, थीटा बढ़ाना पड़ेगा और वेवलेंथ को कम करना होगा। तो अब डी हमें बढ़ाना है, अगर हमें ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा बढ़ा रहे हैं तो इन्हीं तीनों फैक्टर का डी, थीटा और लैम्डा का बताएंगे। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बढ़ाने पड़ेंगे, जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है वो कम करने पड़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा के लिए जो ग्रेटिंग एलिमेंट है डी शुड बी मैक्सिमम, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। डी जितना ज्यादा होगा उतने ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा ज्यादा होगा। डी कैसे बढ़ता है, वैसे ये जिन्होंने टॉपिक पढ़ा है उनको पता होगा, डी जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है ना, ये एल ओवर एन के इक्वल होता है। अगर ये एल ओवर एन के इक्वल होता है, एल कांस्टेंट रखे, तो एन जो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, ये आपको डिक्रीज करना पड़ेंगी। पर ये तो जिसने टॉपिक पढ़ा है उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि अगर आपको डी बढ़ाना है तो एन, कैपिटल एन जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उस पूरी लेंथ के अंदर वो नंबर ऑफ लाइंस को आपको कम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ लाइंस कम करेंगे तो डी बढ़ जाएगा। साइन थीटा को हमें मैक्सिमम करना है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, जो कि थीटा 90 पे हमें मिल जाएगी। तो अगर साइन थीटा हम 1 करना चाहते तो थीटा 90 कर दें, और वेवलेंथ जो है ना उसको स्मॉल करना होगा, स्मॉल वेवलेंथ यूज करनी होगी। स्मॉल वेवलेंथ यूज करने से मुराद ये है, क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्मॉल वेवलेंथ यूज करने से मुराद ये है कि हमें ब्लू लाइट यूज करना होगी। वॉलेट जो ब्लू लाइट जो उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो बस इसका आंसर हुआ कि अगर हमें मैक्सिमम ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा चाहिए तो डी को इंक्रीज करें, थीटा को इंक्रीज करें, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप 1 यानी थीटा 90 पे हासिल कर सकते हैं, और वेवलेंथ को डिक्रीज कर दें। तो इस तरह से हम मैक्सिमम ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा जो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 9.10 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हाई द पोलराइज्ड सन ग्लासेस आर बेटर देन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेस, कि पोलराइज्ड सन ग्लासेस आम सन ग्लासेस से कैसे बेटर हैं। देखिए जी, पोलराइज्ड सन ग्लासेस आम सन ग्लासेस से इस तरह से बेटर हैं कि आमतौर पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, जैसे कि हमारी बुक में टॉपिक में लिखा हुआ है, वो स्नो, रफ रोड या ग्लास वगैरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो लाइट हॉरिजेंटली पोलराइज होती है। इनके चूंकि वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सेस होते हैं तो हॉरिजेंटली पोलराइज्ड लाइट इनमें से गुजर ही नहीं सकती, यानी हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को ब्लॉक कर लेते हैं, सिर्फ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट ही इनमें से गुजर सकती है। तो इस तरह से ये लाइट के ग्लेयर को, जो स्नो, वाटर, रफ रोड से जो ग्लेयर चमक पैदा होती है, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इज हॉरिजेंटली पोलराइज्ड, कि जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है ना, स्नो, वाटर, रफ रोड वगैरह से, वो हॉरिजेंटली पोलराइज होकर हमारी तरफ बढ़ती है। और पोलराइज्ड सन ग्लासेस आर डिजाइन्ड विद वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस, और इनके जो कि वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस होते हैं, और वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस हॉरिजेंटली पोलराइज्ड लाइट को पास ऑन नहीं होने देते, सो दैट ग्लेयर कैन नॉट पास थ्रू देम, इसलिए ग्लेयर इनमें से गुजर नहीं सकता। जब ग्लेयर इनमें से नहीं गुजर सकता तो दे आर बेटर देन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेस, तो आम सन ग्लासेस से ये बेहतर है, क्योंकि आम सन ग्लासेस जो है ना सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को ही कम करते हैं, किसी कंपोनेंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि इन्होंने कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया है, जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट थी उसको ब्लॉक कर दिया है, सिर्फ वर्टिकल लाइट को आगे जाने दिया है। सो दे आर बेटर देन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेस, आम सन ग्लासेस से बेटर हैं, विच रिड्यूस ओनली इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी को कम करते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चूंकि ब्लॉक कर रहे हैं तो लिहाजा ये ग्लेयर को रिड्यूस कर देंगे। जी तो बच्चों, लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
आप अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कैसे फर्क करेंगे? देखिए, अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में फर्क करने के लिए पोलराइड का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले तो ये समझ लें कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो मल्टीपल प्लेन्स में होती है, यानी जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन भी होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाइब्रेशन भी होंगे। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है और इसको पोलराइड की मदद से हमने वर्टिकली पोलराइज कर दिया, वर्टिकल प्लेन में इसको पोलराइजेशन इसकी कर दिया। पोलराइजेशन होता ही ये है कि ओरिएंटेशन ऑफ वाइब्रेशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, वाइब्रेशन को एक खास सिमत में तरतीब देना। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर दिया, लेकिन वर्टिकल प्लेन में इसको पोलराइज किया। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में तरतीब दे दिया गया है, यानी हॉरिजॉन्टली पोलराइज कर दिया गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पोलराइज कर दिया गया। अब एक तो ये है कि अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट में चेंज हो रही है, वर्टिकली पोलराइज भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी। लेकिन दूसरा ये भी याद रखिएगा कि जो वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है, वर्टिकल प्लेन है, वो वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस से गुजरते हैं और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट जो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से गुजरते हैं। अगर कोई लाइट पहले से पोलराइज होगी, जिस तरह से ये वर्टिकल प्लेन में पोलराइज है, तो ये अगर इसके सामने आप दूसरा पोलराइड ला के रखेंगे तो ये वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस में तो गुजर सकेगी, हॉरिजॉन्टल में ये ब्लॉक होगी। और इस तरह अगर हॉरिजॉन्टली पोलराइज लाइट है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में से तो गुजर सकेगी, लेकिन वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस में दूसरे पोलराइड में ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से पोलराइड की मदद से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लाइट अनपोलराइज हो तो वो तो पोलराइज हो रही होती है, तो कुछ ना कुछ लाइट पास थ्रू करती रहती है। तो अनपोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी डिस्टिंग्विश, कि अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम फर्क कर सकते हैं यूजिंग अ पोलराइड, पोलराइड का इस्तेमाल करते हुए। इफ पोलराइड इज रोटेटेड इन फ्रंट ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, अगर आप पोलराइड को रोटेट करेंगे इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट के सामने, देखिए ना, अगर अनपोलराइज्ड लाइट के सामने है तो कंपोनेंट ऑफ लाइट विल पास थ्रू इट इन ईच ओरिएंटेशन, तो हर ओरिएंटेशन में कुछ ना कुछ लाइट तो गुजर जाएगी ना, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट गुजर जाएगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गुजर जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगर ये लाइट पहले से पोलराइज होती ना और इसके सामने आप दूसरा पोलराइड ला के रखेंगे तो एक्सेप्ट एट सम पार्टिकुलर ओरिएंटेशन नो लाइट विल पास थ्रू इट, कोई लाइट जो है वो पोलराइड में से नहीं गुजरेगी, नो लाइट पास थ्रू द पोलराइड एट ऑल, दूसरे पोलराइड में से कोई लाइट नहीं गुजरेगी। अगर हम इसके सामने दूसरा पोलराइड रख देते हैं, क्योंकि ये पहले से पोलराइज है, तो अगर वो वर्टिकल पोलराइजिंग एक्सिस होगी तो गुजर जाएगी, हॉरिजॉन्टल में ये लाइट ब्लॉक हो जाएगी। अगर इसके सामने रखोगे तो हॉरिजॉन्टल में से गुजरेगी तो वर्टिकल में ब्लॉक हो जाएगी। तो इससे पता हमें ये चलता है कि जो लाइट अनपोलराइज होती है वो कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका पोलराइड में से गुजरता रहता है। लेकिन अगर लाइट पहले से पोलराइज होगी ना तो वो सेकंड पोलराइड में से एक्सेप्ट एक पार्टिकल ओरिएंटेशन, एक पार्टिकल ओरिएंटेशन के कोई लाइट भी सेकंड पोलराइड में से नहीं गुजरती है।